Once again, welcome to our channel, The India Reads. As you know, I am delivering my lecture of economics, 9th standard, NCERT based economics. We have finished our 4th chapter of economics. Now we are doing summaries of all the chapters. We have done summaries of 2 chapters. Today we are going to start summary of chapter 3rd, and the chapter name is Poverty as a Challenge. Chapter 3rd, and the chapter name is Poverty as a Challenge. We are going to start summary of all the chapter. It is NCERT based, and in this chapter we will discuss about poverty as a challenge. First of all, what is meant by poverty? कि पॉवर्टी, गरीबी का मतलब क्या होता है, और हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है पॉवर्टी एज अ चैलेंज, कि गरीबी एक चुनौती, कि गरीबी किस तरह से एक चैलेंज है। ये चैलेंज इस तरह से है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, दे हैव डन लॉट ऑफ एफर्ट्स टू इरेडिकेट द पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री। कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने बहुत से एफर्ट्स किए, बहुत सी कोशिशें की गरीबी को खत्म करने की। तो इसीलिए गरीबी हमारे लिए एक चुनौती बनी हुई है कि किस तरह से गरीबी को खत्म किया जाए। और इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट, एक्चुअली दिस चैप्टर डील्स विद, इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? दिस चैप्टर डील्स विद, इसमें हम पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, मेंट ऑफ पॉवर्टी। सबसे पहले मैं आपको इसमें बताऊंगा कि गरीबी का मतलब क्या होता है। मेंट ऑफ पॉवर्टी, इट्स कॉजेस, कि गरीबी के कारण क्या क्या होते हैं, एज वेल एज एंटी पॉवर्टी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। एंटी पॉवर्टी पॉलिसीज started by the government और anti-poverty steps taken by the government। कि गरीबी क्या होती है, causes, गरीबी के कारण क्या क्या होते हैं, और anti-poverty steps और anti-poverty policies। पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि anti-poverty का मतलब क्या होता है। anti-poverty means against poverty, कि गरीबी के खिलाफ, गरीबी को खत्म करने के लिए क्या क्या पॉलिसीज, क्या क्या स्टेप्स गवर्नमेंट ने उठाने का फैसला किया, वो सारी चीजों के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में मैं आपको एक इंट्रो देना चाहता हूं। इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताना चाहूंगा हु आर पुअर, तो अगर मैं गरीबों की बात करूं, देयर आर नंबर ऑफ कैटेगरीज विच कैन बी इंक्लूडेड इन द पुअर पीपल। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हम गरीबों का नाम दे सकते हैं, और मैं आपको कुछ कैटेगरीज देना चाहूंगा, कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा कि किन किन लोगों को गरीब कहा जा सकता है। तो इसमें फॉलोइंग जो है पीपल मैं इंक्लूड करूंगा, फॉलोइंग्स आर इंक्लूडेड। इसमें मैं किन किन को इंक्लूड करना चाहूंगा? सबसे पहले मैं इंक्लूड करूंगा लैंडलेस लेबरर्स को। इसके बाद मैं वन बाय वन इनको एक्सप्लेन भी करूंगा कि लैंडलेस लेबरर्स कौन होते हैं, ठीक है। डेली वेज वर्कर्स, डेली वेज वर्कर्स, और थर्ड पॉइंट जो है वो बन जाएगा आपका चाइल्ड वर्कर्स। सिर्फ ये लोग गरीब नहीं है, ये तो कुछ मैंने आपको एग्जांपल दिया, फॉलोइंग्स आर इंक्लूडेड एक्सेट्रा, और भी बहुत से लोग हैं जो इस कैटेगरीज में आएंगे। तो पुअर, गरीब कौन होते हैं? सबसे पहले मैंने आपको एग्जांपल दी लैंडलेस लेबरर्स की। नाउ आई वांट टू एक्सप्लेन हाउ लैंडलेस लेबरर्स आर इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ पुअर पीपल, कि लैंडलेस लेबरर्स को क्यों हम गरीब लोगों की कैटेगरी में काउंट करते हैं। अब लैंडलेस लेबरर्स की प्रॉब्लम क्या होती है? एक्चुअली दे आर हैविंग शॉर्टेज ऑफ लैंड, दे आर हैविंग शॉर्टेज ऑफ लैंड, और उस जमीन की कमी के कारण they have to work as a laborer in the field in any industry। उनको क्या है, मजदूरों की तरह काम करना पड़ता है।
after doing this work they are not capable of fulfill their needs. इतनी मेहनत करने के बावजूद भी वो अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते, जो अपनी फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल नीड्स को पूरा नहीं कर पाता, वो क्या होता है, गरीब होता है. इसलिए जो लैंडलेस लेबरर्स हैं, जमीन रहत जो मजदूर हैं, जो जमीन की कमी के कारण कहीं मजदूरी पर काम करते हैं या खेतों में काम करते हैं, मेहनत वो ज्यादा कर रहे हैं लेकिन उनको इतना नहीं मिल पा रहा कि वो पेट भर खाना खा सके, तो वो किसकी कैटेगरी में आ जाएंगे, गरीब लोगों की कैटेगरी में आ जाएंगे. सेकंड मेरा जो पॉइंट था, डेली वेज वर्कर्स. अब डेली वेज वर्कर्स कौन से होते हैं, व्हाट इज मेंट बाय डेली वेज वर्कर्स? डेली वेज वर्कर्स आर द पीपल हु डिपेंड ऑन द डेली बेस सैलरी, डेली बेस इनकम, जो डेली की इनकम पे डिपेंड करते हैं. कई बार क्या होता है, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं, कोई नेचुरल डिजास्टर्स आ गया, कोई अर्थक्वेक आ गया, कोई फ्लड आ गए, कोई फेमाइन्स आ गए, कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो गया, उसके कारण क्या होता है, दे आर अनएबल टू गेट वर्क ऑन द डेली बेसिस. उनको डेली बेसिस पे काम नहीं मिल पाता. यू कैन आल्सो टेक एग्जांपल ऑफ ड्यूरिंग द प्रेजेंट सिचुएशन. ड्यूरिंग द प्रेजेंट सिचुएशन यू नो वेरी वेल, COVID-19, we all are facing the problem of COVID-19, and due to COVID-19 number of daily wage worker have lost their job. उनकी नौकरियां चली गई हैं, उनके रोजगार चले गए हैं, वो अब उतनी इनकम नहीं कर पा रहे जितनी वो पहले कर पा रहे थे, क्योंकि अब उनको उतना काम नहीं मिल रहा जितना पहले मिल रहा था. तो वो भी किस में आ जाते हैं, गरीब लोगों में आ जाते हैं, क्योंकि वो भी क्या है, अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे. और थर्ड जो है, चाइल्ड वर्कर्स. ये एक सबसे मैं मेन कंसेप्ट या मेन पॉइंट कहना चाहता हूं कि चाइल्ड वर्कर्स कौन होते हैं, द पीपल हु आर डूइंग वर्क, द चिल्ड्रन हु आर डूइंग वर्क बिलो 14 ईयर एज, दे आर इंक्लूडेड इन द चाइल्ड वर्कर्स. जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे किसी काम में लगे होते हैं, they are working in the field, in the industries, in the dabas, in the tea stalls, they are included in the child workers. तो चाइल्ड वर्कर्स में क्या होता है कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो काम पे लगे हुए हैं, उनको क्या है कि काम नहीं मिल पा रहा. क्यों नहीं, जब कोई बच्चा एज अ वर्कर काम करता है, इसका मतलब दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, दे आर इंक्लूडेड इन द पीपल ऑफ पुअर पीपल. क्योंकि गरीब बच्चा, छोटा बच्चा कब जॉब करेगा, कब काम करेगा, जब उसको पता चलेगा कि अवर फैमिली इज अनएबल टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स. जब उनको पता चलेगा कि मेरे परिवार वाले, मेरे फादर, मेरे मदर, मेरे ग्रैंडफादर हमारी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे, तो वो घर से बाहर निकलेंगे काम की तलाश में. चाइल्ड वर्कर सबसे बड़ी एक क्रिटिकल प्रॉब्लम है. इसको मैं बताऊंगा कि सॉर्ट आउट भी कैसे किया जा सकता है. नेक्स्ट मेरा जो टॉपिक है उसमें मैं बताऊंगा. जहां चाइल्ड वर्कर्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल मैं कह सकता हूं सिचुएशन है वो गरीबी की. क्योंकि जब छोटा बच्चा काम में निकल गया, इसका मतलब फैमिली जो है वो बड़ी बुरी तरह से इस प्रॉब्लम को क्या कर रही है, फेस कर रही है. तो इस तरह से मैं ये 3 कैटेगरीज बनाई हैं पुअर पीपल की. इसके अलावा भी और बहुत सारी कैटेगरीज हैं. तो अगर मैं अब रेशो की बात करूं, गरीबी की, मैं पॉवर्टी की रेशो की बात करूं, तो एक सर्वे किया गया है, उसमें जो पता चला है, every fourth person in India is poor. Every fourth person. इसका मतलब क्या है? For example, there are 1000 people in any state or in any city. Out of 1000 people, 250 people are unable to fulfill their basic needs. They are included in the poverty line, in the poor people. अब every fourth का मतलब कि 100 में से अगर मैं बात करूं, 25 people ऐसे हैं जो अपनी बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर पा रहे, तो वो किसमें काउंट हो जाएंगे, वो गरीब लोगों में आएंगे. अब इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट इस चीज को क्लियर कर रहा है एवरी फोर्थ, क्योंकि ये जो रेशियो है ये बहुत ज्यादा है कि अगर 100 में से 25 लोग गरीब लोगों में आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि अवर कंट्री इज नॉट डूइंग वेरी गुड ग्रोथ, कि हमारी कंट्री की वो ग्रोथ नहीं हो रही जो होनी चाहिए. तो इसी रेशो के अकॉर्डिंग, इसी सर्वे के अकॉर्डिंग अगर मैं ओवरऑल बात करना चाहूं कि कितने लोग कैटेगरी में आते हैं, तो 260 मिलियन पीपल आर इंक्लूडेड. अब 260 मिलियन लोग जो हैं इंक्लूडेड इन दी पुअर, इन द कैटेगरी ऑफ पुअर या इन द पुअर. तो ये रेशो इस चीज को बता रही है, 260 मिलियन पीपल
तभी इस चैप्टर को नाम दिया गया है पॉवर्टी एज अ चैलेंज, कि ये हमारे लिए एक चैलेंज है, हाउ वी हैव टू इरेडिकेट दिस 260 मिलियन पीपल फ्रॉम द पॉवर्टी लाइन, फ्रॉम द पुअर पीपल कैटेगरी, कि इन 260 मिलियन लोगों को हमने किस तरह से गरीबी से बाहर लेकर आना है। ये हमारे लिए एक चैलेंज है, हमारे लिए एक मुद्दा बना हुआ है। तो ये तो थी जस्ट मेरी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन चैप्टर के बारे में। अब जो मेरा मेन कंसेप्ट शुरू होने वाला है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, मेंट ऑफ पॉवर्टी। जो मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में आपको मैं गरीबी का मतलब बताऊंगा, उसके कॉजेज बताऊंगा और एंटी पॉवर्टी स्टेप्स बताऊंगा टेकन बाय द गवर्नमेंट। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं मेंट ऑफ पॉवर्टी। अच्छा, अगर मैं बात करूं गरीबी, क्या होती है गरीबी? इट इज अ सिचुएशन in which a person or community is unable to fulfill their financial needs। एक पर्सन या कोई भी कम्युनिटी, उसको लगता है कि मेरे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी है, ठीक है। इट इज अ सिचुएशन इन विच अ पर्सन और कम्युनिटी lacks the फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ऐसी सिचुएशन जिसमें एक पर्सन या एक कम्युनिटी, लैक्स मतलब कमी होनी, द फाइनेंशियल रिसोर्सेज, उसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी होती है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज मींस जो हमारी आमदन के रिसोर्स हैं उनकी आपके पास कमी होती है। आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि आप अपनी जरूरतों को पूरा कर सको। एंड इसमें आप ऐड कर सकते हो साथ में, आपको पता है कि रोटी, कपड़ा और मकान ये बहुत ज्यादा जरूरी माने जाते हैं, जिसको आप इसेंशियल्स कह सकते हो। इसमें रोटी, कपड़ा और मकान आ जाता है। एंड इसेंशियल्स फॉर अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब देखो क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया 3 बेसिक नीड्स मानी जाती हैं, ठीक है। रोटी, कपड़ा, मकान, जिसको आप क्लोथ कह सकते हो, शेल्टर कह सकते हो, ठीक है, और आपकी रोटी। तो आपका मिनिमम स्टैंडर्ड है ये कि कम से कम आदमी की वो जरूरतें तो पूरी हो, वो इसेंशियल सर्विसेज हैं, वो इसेंशियल आपकी ड्यूटीज हैं जो पूरी होनी चाहिए। अगर आपको रोटी, कपड़ा, मकान नहीं मिल रहा, आपका मिनिमम स्टैंडर्ड ही पूरा नहीं हो रहा रहने का, इट मींस यू आर इन द पॉवर्टी लाइन और यू आर इन द कैटेगरी ऑफ पुअर पीपल। तो गरीबी का मतलब क्या है? जिसमें कोई बंदा, उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि वो अपनी फाइनेंशियल जरूरतों को पूरा कर सके, या उसको मिनिमम वो स्टैंडर्ड मिल सके जो मिलना चाहिए, जिसमें आपको मैंने बता दिया फूड आ जाता है, ठीक है, शेल्टर आ जाता है, क्लोथ्स आ जाते हैं। तो ये जरूरतें बहुत ज्यादा है जो आदमी को मिलनी चाहिए। तो ये था मेरा गरीबी का मीनिंग कि गरीबी होती क्या है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका, जो एग्जाम में अक्सर ही क्वेश्चन आता है, मेंट ऑफ पॉवर्टी, कि गरीबी क्या है। तो गरीबी का मतलब मिनिमम जरूरतें आपकी पूरी होनी चाहिए। इसमें और बहुत चीजें आ जाती हैं, जैसे एग्जांपल मैं अगर करूं, मैं बात करूं इसकी, कि अगर कोई पर्सन हंगर, भूखा है, उसके पास लैक ऑफ शेल्टर, रहने की जगह नहीं है, वो भी लोग गरीब हैं। लैक ऑफ सैनिटेशन, जहां आप रह रहे हो वो एरिया साफ सुथरा नहीं है। लैक ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर एक्सेट्रा। देखो, अगर आदमी भूख फील कर रहा है, मीन उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो खाना खा सके, अपनी भूख को मिटा सके, वो भी गरीब है। जिसके पास रहने की जगह नहीं है, लैक ऑफ शेल्टर, वो भी गरीब है। लैक ऑफ सैनिटेशन, जहां आप रह रहे हो वहां पे सफाई नहीं है, आप किसी स्लम्स एरिया में रह रहे हो, गंदी झुग्गियां झोपड़ियों में रह रहे हो। देखो, हम कई बार कह देते हैं कि दिस इज अ स्लम एरिया, पुअर पीपल आर लिविंग इन दिस एरिया। हम ये क्यों कह देते हैं कि दिस इज अ पुअर एरिया? क्यों? क्योंकि वो स्लम एरिया है, झुग्गियां झोपड़ियों, बस्तियां बना के लोग रह रहे हैं। तो वहां पे कौन से लोग रहेंगे? जो गरीब हैं। तो जहां जिसके पास सैनिटेशन, साफ सुथरा माहौल नहीं है रहने का, जो गंदी जगह पर रह रहे हैं, वो भी लोग गरीब हैं। जिसके पास पीने के लिए सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, पानी जो पी रहे हो वो पानी शुद्ध होना चाहिए। अगर ये चीजें आपके पास अवेलेबल नहीं है, इट मींस आप क्यों हो? आप गरीब हो। तो पॉवर्टी के बाद मैं डिस्कस करना चाहूंगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जो कि पॉवर्टी से रिलेटेड ही है। मेरा टॉपिक है पॉवर्टी लाइन, कि
पॉवर्टी लाइन क्या होती है? ये गरीबी से रिलेटेड पॉइंट है, पॉवर्टी लाइन। अच्छा, ये पॉवर्टी लाइन होती क्या है? पॉवर्टी लाइन एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। इसको मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताना चाहता हूँ। व्हाट इज मेंट बाय पॉवर्टी लाइन? एक्चुअली द गवर्नमेंट हैज डन वन सर्वे एंड अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे द पीपल whose income are less than, according to their survey, who are not getting sufficient calories according to the rural or urban areas, they are the below poverty line. You can also say that BPL, below poverty line. कि गवर्नमेंट ने एक सर्वे किया, उन्होंने इनकम कही कि अगर रूरल एरिया के लोगों की इनकम इससे कम है, अर्बन एरिया के लोगों की इनकम इससे कम है, रूरल एरिया और अर्बन एरिया के कैलोरीज दी। कैलोरीज क्या होती हैं? जब आप कोई चीज खाते हो उससे आपको जो ऊर्जा मिलती है उसको कैलोरीज कहते हैं। देखो, आप दिन भर काम करते हो तो एक मिनिमम स्टैंडर्ड होता है कैलोरीज का जो आपको मिलना चाहिए। अगर आपको नहीं मिल रहा, इफ यू आर नॉट गेटिंग द स्टैंडर्ड ऑफ कैलोरीज विच यू वांट टू गेन, इट मींस यू आर बिलो पॉवर्टी लाइन। तो ये पॉवर्टी लाइन इसीलिए मैंने एक्सप्लेन किया। तो मैं पहले बात करूंगा कैलोरीज की, जो मैं बार बार डिस्कस कर रहा था कि क्या कैलोरीज डिस्कस की गई हैं। एवरेज कैलोरीज रिक्वायरमेंट इन इंडिया। रिक्वायरमेंट मतलब जरूरी, कि कितनी कैलोरीज एवरेज आपको कम से कम मिलनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि रूरल एरिया और अर्बन एरिया की जो कैलोरीज हैं वो अलग अलग होती हैं। इसका रीजन क्या है? रूरल एरियाज में कैलोरीज अलग है, अर्बन एरियाज में अलग है तो वो भी ह्यूमन बीइंग्स। तो क्या डिफरेंस है, क्यों ऐसा किया गया है कि रूरल एरियाज की कैलोरीज को अलग रखा गया है और अर्बन एरियाज की? इसका एक डिफरेंस क्या है, इसका रीजन क्या है कि जो रूरल एरिया के लोग हैं, जो विलेज के लोग हैं, उनको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। बिकॉज मोर देन 70% पीपल आर रिलेटेड विद एग्रीकल्चर वर्क एंड दे हैव टू डू लॉट ऑफ एफर्ट, लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स। उनको बहुत ज्यादा मेहनत मुशक्कत करना पड़ता है। इसलिए रूरल एरिया की जो कैलोरीज हैं, कंपैरिजन अगर मैं करूं अर्बन एरियाज का, तो इनको कैलोरीज ज्यादा चाहिए होती है रूरल एरियाज को। अब मैं अगर बात करूं मिनिमम जो कैलोरीज की गई है 2400 कैलोरीज हर पर्सन को मिलनी चाहिए पर पर्सन पर डे। मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है, अगर मैं विलेज के लोगों की बात करूं, इनको 2400 कैलोरीज जब वो भोजन खाएंगे उसमें से उनको कैलोरीज मिलेंगी पर पर्सन को पर डे 2400 कैलोरीज भोजन मिलना चाहिए। और अगर मैं आपको, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि रूरल और अर्बन एरियाज में डिफरेंस है उनकी मेहनत का, उनकी हार्डवर्क का। तो सिटी में थोड़ा कम है, उनको है 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे। उनको 2100 कैलोरीज वाला भोजन मिलना चाहिए। कैलोरीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, व्हेन यू ईट फूड और एनी अदर थिंग, एनी अदर कमोडिटी which fulfill your basic needs, which fulfill your hunger, it means we are getting calories from that food or from that particular commodity. जब आप भोजन खाते हो उसमें से आपको जो ऊर्जा मिलती है उसको कैलोरीज का नाम दे देते हैं। ये तो था कि कैलोरीज कितनी मिलनी चाहिए। अब अगर एवरेज इनकम की मैं बात करूं तो उसकी भी एक रेशो बनाई गई है कि इनकम मिनिमम रूरल एरिया कितनी होनी चाहिए, अर्बन एरिया की इतनी होनी चाहिए। अब यहाँ पे आगे थोड़ा चेंज हो जाएगा। इसमें रूरल एरिया में कैलोरीज ऐसे ज्यादा चाहिए थी, इसमें उलट हो जाएगा, अर्बन एरियाज के लोगों की इनकम ज्यादा होनी चाहिए इन कंपैरिजन टू रूरल एरियाज। व्हाई? अब ये भी एक है क्योंकि रूरल एरियाज में खर्चे जो हैं वो अर्बन एरिया के कंपैरिजन में थोड़े से कम होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो सर्वे किया गया है, इनकम को भी उसी तरह से किया गया है। अगर मैं अब जैसे एवरेज कैलोरीज की मैंने बात करी थी, अगर मैं एवरेज इनकम की बात करूं, सर्वे के अकॉर्डिंग क्या एवरेज इनकम होनी चाहिए, रूरल और अर्बन एरियाज में अलग अलग है। तो पहले जैसे मैं बात करने जा रहा हूं रूरल एरियाज में, ठीक है। आपको पता कि आपके फैमिली मेंबर है, फॉर एग्जांपल आपके परिवार में 5 फैमिली मेंबर्स हैं, तो वो कहते हैं कि जिसकी इनकम लेस देन 1640 पर मंथ, कि जिसकी इनकम 1640 रुपए, 1640 रुपीज, जिसकी इनकम 1640 रुपीज से कम है पर मंथ, ठीक है। ये आपका सर्वे जो है उस टाइम का है जिस टाइम की मैं ये बात कर रहा हूँ गरीबी की, कि जिसकी इनकम 1640 रुपए से कम थी पर मंथ की रूरल एरिया में, उसको गरीब मान लिया गया। और अगर मैं बात करूं इन अर्बन एरियाज
क्योंकि अर्बन एरियाज के खर्चे ज्यादा हैं रूरल एरिया के कंपैरिजन में, तो इनकी इनकम जो है लेस देन 2270 रुपीज पर मंथ। इनकी इनकम वो कहते हैं कम से कम 2270 रुपए होनी चाहिए। तो पॉवर्टी लाइन, अब किसी की इनकम अगर इस सर्वे के अकॉर्डिंग कम है या किसी को इतनी कैलोरीज वाला भोजन नहीं मिल रहा, दे आर इंक्लूडेड इन द बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन। तो उनको ये मान लिया जाता है कि दे आर अनएबल टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स ऑफ कैलोरीज एज वेल एज द इनकम व्हिच इज द बेसिक फॉर देम, देन दे आर इंक्लूडेड इन द पॉवर्टी लाइन। उनको क्या मान लिया जाता है कि वो गरीब लोग हैं, वो पॉवर्टी लाइन से क्या है, नीचे हैं। ये कंसेप्ट किसके साथ कोरिलेट है, पॉवर्टी के साथ। गरीबी क्या होती है वो मैंने आपको बता दिया, और गरीबी रेखा क्या होती है वो भी बता दिया कि जो लोग एक लाइन है, मान लो एग्जांपल ये एक लाइन बना दी उन्होंने ना, वो कहते हैं जो लोग इसके ऊपर हैं, ठीक है, वो क्या है, वो गरीब नहीं है, दे आर नॉन पुअर, और जो इस रेखा के नीचे हैं वो किस में आ गए, पुअर में। तो इसको क्या नाम दे दिया गया, बिलो पॉवर्टी लाइन का नाम दे दिया गया, गरीबी रेखा से नीचे। तो अब अगर मैं बात करूं कि गरीबी, मैंने आपको बता दिया क्या होती है, गरीबी रेखा के बारे में मैंने बता दिया, है ना। तो अब अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि गरीबी के बारे में कि इसका एस्टिमेशन कैसे लगाया जाता है, कौन इसको जज करता है पॉवर्टी को, तो पॉवर्टी जो है इज एस्टिमेटेड, ये कैसे एस्टिमेट करते हैं इसको, पीरियोडिकली। पीरियोडिकली मतलब एक प्रॉपर टाइम पीरियड है, एक प्रॉपर टाइम पीरियड के बाद गरीबी की जजमेंट करी जाती है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, वैसे इसका जो सर्वे किया जाता है नॉर्मली ये कब किया जाता है, आफ्टर एवरी 5 इयर्स, यानी कि 5 साल बाद इसका सर्वे किया जाता है, ये देखने के लिए कि गरीबी पहले से कम हुई है या पहले से बढ़ी है। तो अब इसकी जजमेंट अगर करनी होती है गरीबी की, तो इसका पता कैसे लगता है, कौन इसकी जजमेंट करता है, कैसे इसकी जजमेंट करी जाती है, किस तरह से इसका सर्वे किया जाता है। अब मैं आपको वो बताना चाहता हूं कि अगर मैं इसकी एस्टिमेशन की बात करूं तो इसकी जजमेंट कैसे करते हैं, बाय कंडक्टिंग सैंपल सर्वेस। अब सैंपल सर्वेस का मतलब क्या है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं। सैंपल सर्वे का मतलब कि गरीबी का एक तरह का सैंपल लिया जाता है। सैंपल लेने का मतलब ये नहीं है कि हर एक पर्सन से उसका सैंपल लेके चेक किया जाता है गरीबी का। सैंपल सर्वे का मतलब एक एस्टिमेशन लगाया जाता है, जैसे कि उन्होंने एवरेज कैलोरीज दे दी, एवरेज इनकम दे दी, तो वो उसका एस्टिमेट लगाते हैं कि इस बंदे की इनकम इससे कम है, इस फैमिली की इनकम इससे कम है या ज्यादा है। तो अगर वो कैलोरीज के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा होती है तो उसको उसी कैटेगरी में रख दिया जाता है कि वो गरीब है या वो गरीब नहीं है। तो ये सैंपल जो सर्वे होता है ये करता कौन है, NSSO। ये इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, कई बार ये फुल फॉर्म भी एग्जाम में आती है, NSSO की फुल फॉर्म नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। मैं आपको बताना चाहता हूं नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कि एक नेशनल लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। उसका काम क्या है कि गरीबी का पता करना, कि गरीबी कितने % बढ़ी, कितने % चल रही है। तो वो एक नेशनल लेवल पे एक सर्वे करती है, तो उसको नाम दे देगा नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन एक बताना चाहता हूं आपको कि अब ये कमेटी बनाई गई है, तो इसका अगर मैं बात करूं इसका पर्पस क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसका पर्पस या फंक्शन क्या है, टू फाइंड आउट द कैटेगरी of poor people, to find out the estimation of the poor people, कि देश में कितने % लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, कितने लोग गरीब हैं, वो सारा कौन चेक करता है, वो NSSO करता है। इसीलिए मैंने आपको इस पॉइंट से कोरिलेट किया कि पॉवर्टी इज एस्टिमेटेड, कि गरीबी का एस्टिमेशन कैसे लगाया जाता है। एक कमेटी बनाई गई है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, आफ्टर 5 इयर्स वो चेक करती है कि गरीबी पहले से बढ़ी या कम हुई। अगर बढ़ रही है, इट इज अ वेरी क्रिटिकल कंसेप्ट और क्रिटिकल मैटर फॉर अवर कंट्री। अगर गरीबी बढ़ रही है तो बड़ा एक गंभीर मुद्दा बन जाता है, और अगर कम हो रही है तो हमारे लिए एक राहत मानी जाती है कि पॉवर्टी इज डिक्लाइनिंग डे बाय डे। इसीलिए गवर्नमेंट टाइम टू टाइम ये सर्वे जो है करवाती रहती है। तो अगर मैं पॉवर्टी एस्टिमेशन की बात करूं, मैंने आपको बताया कि अवर कंट्री इज ग्रोइंग डे बाय डे, तो देयर इज डिक्लाइन इन पॉवर्टी
डे बाय डे। पॉवर्टी एस्टिमेशन के बाद उन्होंने क्या बताया, देयर इज डिक्लाइन इन पॉवर्टी। डिक्लाइन मतलब कम होना। तो ये हमारे लिए काफी कह लो कि अच्छी खुशी की बात है कि देयर इज डिक्लाइन इन पॉवर्टी डे बाय डे, कि हमारी जो गरीबी है वो दिन ब दिन क्या हो रही है, कम होती जा रही है। इसका मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको खुद क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हमारी गरीबी कम हो रही है। जैसे मैंने आपको सर्वे की बात करी है, उसी सर्वे को इसके साथ मैं कोरिलेट करूंगा कि किस तरह से एस्टिमेशन किया गया कि गरीबी कम हो रही है या गरीबी बढ़ रही है ना। किस चीज से आपको क्लियर हुआ कि गरीबी रेखा या गरीब लोग जो हैं वो बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। तो इसका एक सर्वे किया गया 1973 में। 55% लोग जो थे वो थे इंक्लूडेड इन द पुअर पीपल, उनको गरीब माना गया। अब इस पॉइंट को मैं कोरिलेट कर रहा हूं इसके साथ कि आपके पास कोई एविडेंस है, कि आपके पास कोई ऐसा सैंपल सर्वे है जिससे आप प्रूव कर सको कि हम गरीबी को कम करने में एफर्ट्स कर रहे हैं या हमने कोई अचीवमेंट हासिल करी है। तो ये 1973 में 55% थी और आफ्टर 20 इयर्स 1993 में ये रह गई 36%। तो 19% अगर मैं बात करूं तो ये माइनस में चली गई। मीन 19% लोग जो थे उनको अबव पॉवर्टी लाइन लेकर आए, जो गरीबी रेखा से नीचे थे उनको गरीबी रेखा के ऊपर लेकर आए। किसके बल पे? गवर्नमेंट ने एफर्ट्स करे, गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाई और उसके कारण गरीबी क्या हो गई, कम होती गई। और अगर मैं बात करूं इन 2000 गरीबी को कम करने के लिए और एफर्ट्स किए गए तो गरीबी रह गई 26%, -10% जो लोग थे वो अबव पॉवर्टी लाइन आ गए। तो मेरा ये कंसेप्ट बताने का मतलब क्या था, देयर इज डिक्लाइन इन पॉवर्टी डे बाय डे बाय डूइंग ग्रेट एफर्ट्स, by our state government as well as central government. And who is doing this great efforts, who is doing this survey? National Sample Service Survey Organization, जो नेशनल लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है वो सर्वे कर रही है। उस सर्वे के अकॉर्डिंग हमें पता चला कि हमारी गरीबी जो है वो दिन ब दिन किस तरह से कम हो रही है। और जो अगर मैं गरीबी की बात करूं तो पॉवर्टी इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम, एक गंभीर मुद्दा है, क्योंकि जहां पे गरीबी है वो कंट्री, वो स्टेट कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगी। तो कहां जो पॉवर्टी सबसे ज्यादा है, पॉवर्टी जिनमें एक सीरियस प्रॉब्लम मानी जा रही है, पॉवर्टी इज सीरियस प्रॉब्लम। तो इसमें मैं बात करना चाहूंगा बिहार, उड़ीसा, त्रिपुरा, असम एक्सेट्रा की बहुत सी ऐसी जो स्टेट्स हैं जहां पर गरीबी पाई जा रही है, जिसमें बिहार का नाम आ जाता है, उड़ीसा का, त्रिपुरा का, असम का। ये ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर गरीबी जो है इसको एक गंभीर मुद्दा माना जा रहा है। और अगर मैं बात करना चाहूं कि जैसे गरीब स्टेट्स भी हैं उनमें भी क्या होता है कि पूरेस्ट स्टेट्स मानी जाए, तो ये दो स्टेट्स ऐसी हैं जिनको हम पूरेस्ट स्टेट का नाम देते हैं। पूरेस्ट स्टेट कौन कौन सी हैं? बिहार और उड़ीसा। तो बिहार को आपको पता ही होगा, बिहार से कितने ही ऐसे वर्कर हैं, दे आर कमिंग इन अवर कंट्री जस्ट फॉर द अर्निंग, वो पैसा कमाने के लिए हमारे देश में आ रहे हैं, अपनी स्टेट, अपना देश छोड़कर। तो ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्योंकि हम वो फैसिलिटीज हमारे पास नहीं हैं, वो हमारे पास कैपेबिलिटीज नहीं है कि हम उनको इतने रिसोर्सेज दे सकें कि वो अपने देश में रह के, अपनी स्टेट में रहते ही अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें। तो ये मेरा पॉइंट अभी तक चल रहा है पॉवर्टी के बारे में कि गरीबी क्या है। अभी मैं सिर्फ गरीबी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे उसके कॉजेस के बारे में, फिर हम डिस्कस करेंगे एंटी पॉवर्टी पॉलिसीज के बारे में। तो हालांकि अगर मैं बात करूं पंजाब एंड हरियाणा की, तो वो काफी सक्सेसफुल हुए हैं इन द रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी ड्यू टू द एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट्स। क्योंकि वहां पे क्या है, पंजाब एंड हरियाणा में एग्रीकल्चर ने अच्छा ग्रो कर लिया है, और अच्छा ग्रो करने के कारण क्या हुआ, पंजाब एंड हरियाणा जो है अब उनको कह सकते हो आप एक सक्सेसफुल हो गए हैं। उनमें गरीबी अगर मानी जाए तो वो बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में क्या है, कम है। तो अब मैं डिस्कस करना चाहता हूं आपसे कि गरीबी जो है वर्ल्ड लेवल पे मैं बात करना चाहता हूं। अब पहले मैं स्टेट लेवल पे बात कर रहा था, मैं बात करना चाहता हूं वर्ल्ड लेवल पे कि ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो चीज क्या है,
कि अगर मैं बात करूं गरीबी की, तो इसका ग्लोबल लेवल पे क्या सिनेरियो है, ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो, कि वर्ल्ड लेवल पे गरीबी की बात कर रहा हूं मैं। अब पहले मैंने स्टेट लेवल पे करी या मैंने कंट्री लेवल पे करी, अब मैं वर्ल्ड लेवल पे बात करना चाह रहा हूं। ग्लोबल मींस पूरे विश्व में जो गरीबी का सिनेरियो है वो क्या चल रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, एक हम कह सकते हैं हमारे लिए एक सक्सेसफुल चीज है, हमारे एक सक्सेस है रिडक्शन इन, देयर इज रिडक्शन इन पॉवर्टी, कि गरीबी पहले से कम हुई है। हाउ यू कैन से दैट there is reduction in poverty in global poverty scenario. I will give you one or two example and through these example our concept will be clear कि कैसे मैं कह सकता हूँ कि गरीबी कम हुई है। इसमें मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा चाइना की। अब इसमें मैं आपको बताऊंगा कि चाइना ने इतना सक्सेसफुल हुआ है तो वो किस तरह से इतना सक्सेसफुल हुआ, क्या अपॉर्चुनिटीज उन्होंने दी जो हमारी गवर्नमेंट भी एफर्ट्स कर रही है, क्या कमी थी उनमें। चाइना में अगर मैं बात करूं 1981 की मैं बात करने जा रहा हूं, 1981 में क्या था, वहां पर बहुत से लोग थे, नियर अबाउट 6 मिलियन लोग जो थे, 6 मिलियन पीपल वर पुअर। तो जब चाइना ने ये सारा ग्लोबल सिनेरियो देखा कि वी आर वेरी फार बैकवर्ड, कि हम बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में बड़ी पीछे जा रहे हैं, हमारी गरीबी रेखा बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो चाइना की जो गवर्नमेंट थी, दे हैव डन ग्रेट एफर्ट्स टू इरेडिकेट द पॉवर्टी, टू रिडक्ट द पॉवर्टी, एंड ड्यू टू दीस एफर्ट्स देयर हैज बीन अ ग्रेट रिडक्शन इन द पॉवर्टी सिनेरियो। तो गरीबी में बहुत ज्यादा मैं कह सकता हूँ रिडक्शन आया। तो इन 2001 आफ्टर 20 इयर्स जहां पर 6 मिलियन लोग गरीब थे, उनकी गिनती कम होकर रह गई 212 मिलियन पीपल, 212 मिलियन लोग रह गए जो गरीब थे। तो ये किसके कारण हुआ, क्योंकि चाइना ने कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए, कुछ ऐसी एंटी पॉवर्टी पॉलिसी चलाई जिसके कारण चाइना में क्या हुआ, खुशहाली आ गई, रिडक्शन हुआ पॉवर्टी में। तो ऐसी एग्जांपल्स मैं क्यों बीच में दे रहा हूं, ग्लोबल सिनेरियो की बात मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हमने सिर्फ अपनी स्टेट से नहीं सीखा, हमने वर्ल्ड से भी सीखा कि हाउ वी कैन रिडक्ट द पॉवर्टी। तो वही कुछ पॉलिसीज या फंडे हमने भी अपनाए। चाइना में जैसे उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू किया, इंडस्ट्रीज लगाई, जिसके बलबूते पर उनमें गरीबी क्या थी, रिडक्शन हुआ गरीबी में। तो अगर मैं बात करूं इन द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया, अब साउथ एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज आ जाती हैं, यू कैन इंक्लूड इंडिया, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, तो वो साउथ एशिया में आ जाती हैं। तो वहां पर भी क्या हुआ है, वहां पर भी रिडक्शन हुआ है। मैं आपको एक उसकी भी एग्जांपल देना चाहता हूं, इन द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया। तो मैंने आपको बता दिया इंडिया, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये सारे इसमें आ जाते हैं। तो उसका भी इसी तरह से एक नेशनल लेवल पे क्या किया गया, सर्वे किया गया 1981 में। जैसे यहां पर 606 मिलियन लोग गरीब थे, वैसे ही साउथ एशिया की कंट्रीज की अगर मैं बात करूं तो 475 मिलियन पीपल जो थे, 475 मिलियन पीपल वर पुअर, 475 मिलियन लोग जो थे गरीब थे। तो साउथ एशिया की कंट्रीज ने क्या किया, प्लान किया उस गरीबी को दूर करने के लिए कि किस तरह से गरीबी को दूर किया जाए। उन्होंने कुछ पॉलिसीज बनाई, कुछ फंडास अपनाए, जिसके कारण क्या हुआ 2001 में जाके आफ्टर 20 इयर्स तो कितने लोग थे, 428 मिलियन पीपल, तो 428 मिलियन लोग जो थे वो गरीब थे। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि गरीबी खत्म हो गई। आई वांट टू से जस्ट वन थिंग दैट देयर इज रिडक्शन इन पॉवर्टी, कि गरीबी में रिडक्शन हुआ, इसको इरेडिकेट करना ये हमारे लिए चैलेंज है। इस चैप्टर के लास्ट तक जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा किस तरह से ये अभी भी हमारे लिए चैलेंज बना हुआ है। हाउएवर वी आर डूइंग ग्रेट एफर्ट्स, वी आर taking great steps to remove the poverty, to eradicate the poverty, but however the poverty prevails in our country। अभी भी हमारे देश में गरीबी है, हम उसके लिए काफी स्टेप उठा रहे हैं। तो ये जो मेरा सारा कंसेप्ट था, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट से रिलेटेड था, मेंट ऑफ पॉवर्टी, कि गरीबी क्या होती है। मैंने आपको इसमें बताया गरीबी क्या है, पॉवर्टी लाइन क्या होती है, पॉवर्टी एस्टिमेशन कैसे लगाया जाता है, कितनी देर बाद आफ्टर 5 इयर्स होता है, पीरियोडिकली होता है, कौन इसका सर्वे करता है, NSSO के बारे में मैंने बताया, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये मेरा सिर्फ एक पॉइंट था गरीबी के बारे में। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं
कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि गरीबी के कारण क्या क्या थे, कि गरीबी को किस तरह से दूर किया जा सकता है, वो हम लास्ट पे डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, कॉजेज ऑफ कि गरीबी के कारण क्या थे। देयर आर नंबर ऑफ कॉजेज, नंबर ऑफ रीजन बिहाइंड द पॉवर्टी। गरीबी के बहुत सारे रीजन थे। फर्स्ट पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो था लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि हमारी जो इकोनॉमिक आर्थिक जो विकास है उसका लेवल बड़ा लो था। ये मैं बात करने जा रहा हूं अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड, कि अंग्रेजों के कॉलोनियल पीरियड का मतलब क्या है कि जब अंग्रेज लोग यहां पर आए, उन्होंने हम पर राज किया, कॉलोनीज बनाकर वो रह रहे थे, तो उनके टाइम पीरियड में जो था हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी बड़े लो लेवल की थी। और अगर इसको डिटेल में पढ़ना चाहो, देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल यू कैन टेक फ्रॉम आवर पास्ट हिस्ट्री। शशि थरूर हैज आल्सो गिवन डिटेल रिगार्डिंग दिस कांसेप्ट इन हिज बुक एन एरा ऑफ डार्कनेस। इन एरा ऑफ डार्कनेस में शशि थरूर जी ने भी यही बताया कि किस तरह से अंग्रेज आए, उन्होंने हमारा एक्सप्लॉइटेशन किया और किस तरह से हमारी इकोनॉमी जो थी उसको उन्होंने बैकवर्ड किया। मैं आपको डिटेल में ये सारी चीजें बताने जा रहा हूं कि किस तरह से अंग्रेजों ने हमारा शोषण किया। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो उन्होंने सबसे रियूम द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स। अब रियून का ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट का मतलब है, रियून होता है खराब कर देना, बर्बाद कर देना, ट्रेडिशनल होते हैं प्राचीन, हैंडीक्राफ्ट मतलब हाथ से, कि जो हम लोगों ने इंडस्ट्रीज, जो छोटे मोटे हमने उद्योग चलाए हुए थे, हाथ से जो हम लोग काम करते थे, इंडियन पीपल दे हैव डिस्ट्रॉयड दीज इंडस्ट्रीज। जो छोटे लेवल पे काम थे वो सारे उन्होंने खत्म कर दिए, लाइक कॉटेज इंडस्ट्री जिसको कह सकते हो आप, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कह सकते हो। दे हैव डिस्ट्रॉयड ईच एंड एवरीथिंग। व्हाई दे हैव डन दिस? जस्ट फॉर देयर ओन बेनिफिट, अपने फायदे के लिए। उन्होंने क्या किया, दे हैव टेकन all the raw materials from India in their own country, in Britain, in England, and from there they finished the goods, they bought the goods, they made the goods and sent it in India and sell it at a very high rate. उन्होंने क्या किया, कच्चा माल हमसे खरीदा, बड़े कम रेट पे खरीदा, उसको अपने देश में ले गए। दे मेड द गुड्स, दे मेड द फाइनल गुड्स, उन्हीं गुड्स को उन्होंने तैयार किया। लाइक यहाँ से लेदर ले गए मान लो, और वहां पे शूज तैयार करे, वही शूज तैयार करके हमको क्या है 4-5 गुना दाम पर सेल कर दिए। तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने हमारी जो इकोनॉमिकली थी, हमारी इकोनॉमिकली जो डेवलपमेंट थी उसको रोक दिया, क्योंकि हमारी खुद की जो इंडस्ट्री थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज, वो तो बंद हो गई, और जो हमको बेनिफिट मिलता था इनसे वो तो चला गया। साथ में क्या हुआ, जो हमारा कच्चा माल था वो भी अपने देश में ले गए, वही चीजें तैयार करके हमें बड़े ज्यादा रेट पर वो सेल करने लगे। तो पहला रीजन क्या था, अंग्रेजों के अंदर हमारा देश वो तरक्की नहीं कर पाया जो होनी चाहिए थी। तो पहला इसका रीजन बन गया कि अंग्रेजों का कॉलोनियल पीरियड ऐसा था जिसमें हम लोगों को बड़ा ज्यादा नुकसान हुआ। तो फर्स्ट पॉइंट मेरा यहाँ पे था लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दूसरा पॉइंट मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो है ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसको आप हरी क्रांति कह सकते हो। व्हाट वाज ग्रीन रेवोल्यूशन? आई वांट टू टेल यू, ग्रीन रेवोल्यूशन इज लाइक एन रेवोल्यूशन इन विच large farmer get a huge benefit due to the increase of production, especially of wheat and rice, due to the modern farming methods. क्या था इसमें कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, मैं थोड़ा डिस्कस कर देता हूं आपको। ड्यू टू मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स और मेथड्स, ड्यू टू मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, ठीक है, ह्यूज इनकम टू लार्ज फार्मर्स। जो बड़े किसान थे उनको बहुत ज्यादा फायदा मिला ग्रीन रेवोल्यूशन का, क्योंकि उनके पास इनपुट्स थी। इनपुट्स मतलब कि उनके पास पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स या HYV सीड्स, ठीक है,
हाई यील्ड वैरायटी। तो उनके पास इतना पैसा था कि वो इनपुट्स खरीद सकते थे। इनपुट्स खरीदने के कारण क्या हुआ, उनकी व्हीट और राइस की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई, उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला। लेकिन नुकसान किसको हुआ, स्मॉल फार्मर्स। दे वर अनेबल टू बाय दीज इनपुट्स एंड ड्यू टू दिस डेफिशिएंसी दे हैव टू सफर ग्रेट लॉस एट अ ह्यूज लेवल। उनको गरीबी का सामना करना पड़ा। उनको जो इनकम होती थी उनकी वो भी इनकम कम हो गई, क्योंकि उनके खेत छोटे थे। उन छोटे खेतों पर मॉडर्न फार्मिंग मेथड से खेती करना, खर्चा ज्यादा था, इनकम क्या थी, कम थी। दैट्स व्हाई दे वर सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। तो ये भी एक नुकसान हुआ मॉडर्न फार्मिंग मेथड। इसका फायदा किसको मिला, सिर्फ चंद उन किसानों को जिनके पास क्या थी, बहुत ज्यादा जमीन थी या वो इनपुट्स खरीदने के कैपेबल थे। बाकी सबको क्या हुआ, इसका नुकसान हुआ। तो नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है वो मैं डिस्कस करना चाहता हूं, ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज। ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज, ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज। जैसे कि मैंने आपको भी बताया स्मॉल फार्मर्स एंड लार्ज फार्मर के बीच में डिफरेंस बताया। ये भी एक तरह का गैप ही है, गैप बिटवीन पुअर एंड रिच। ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज कि इनकम में असमानता होनी। असमानता मीन कोई तो बहुत ज्यादा अमीर है, किसी के पास तो इतनी ज्यादा जमीन है कि वो दे आर गेटिंग मच बेनिफिट फ्रॉम देयर फील्ड एंड सम आर द लैंडलेस लेबरर्स। कई ऐसे हैं जिनके पास जमीन है ही नहीं, तो वो क्या है, वो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। तो ये किसके कारण प्रॉब्लम आती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड रिसोर्सेज। ये पॉइंट मैंने पहले ही कोरिलेट कर दिया। जिनके पास लैंड की डिस्ट्रीब्यूशन जो है अनइक्वल है, किसी के पास जमीन बिल्कुल ही नहीं है, और रिसोर्सेज मीन रिसोर्सेज वही है, किसी के पास इनपुट खरीदने के लिए अगर पैसा ही नहीं है तो वो पैसा कमाएगा कहां से। अगर पैसा नहीं होगा तो वो उसको नहीं कमा पाएगा, वो इनकम नहीं कर पाएगा। लेकिन देखो गवर्नमेंट ने स्टेप भी उठाए, मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट ने स्टेप नहीं उठाए। अब इसमें भी गवर्नमेंट ने क्या किया था, गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म्स किए, जमीन में उन्होंने सुधार किए कि किस तरह से जमीन में इस तरह से सुधार किए जाए कि गरीब किसानों को भी बेनिफिट मिल सके। लेकिन फिर भी वो गरीबी नहीं कम हुई। ये नहीं है कि गवर्नमेंट ने स्टेप नहीं उठाए, गवर्नमेंट ने उठाए, लेकिन उनकी जो पॉलिसीज थी नॉट इंप्लीमेंटेड प्रॉपरली। अब सिर्फ पॉलिसी बनाने से कुछ नहीं होता, उसको इंप्लीमेंट भी करना पड़ता है। गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई लेकिन उस पॉलिसी को अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं किया गया, क्योंकि वही है जैसे मैंने आपको बताया, गरीबी पीरियोडिकली चेक की जाती है। किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि जो पॉलिसी बनाई क्या वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट हुई है। उसके प्रॉपरली इंप्लीमेंट ना होने से बहुत से किसानों को जो नुकसान हुआ, बहुत से जो लैंडलेस लेबरर्स थे उनको उतनी इनकम नहीं हो पाई जितनी इनकम को होनी चाहिए थी। और नेक्स्ट जो पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहता हूं वो है सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिकल फैक्टर्स। इसमें मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया स्मॉल फार्मर्स के बारे में, ठीक है। उनका सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर्स ऐसा होता है कि वो सोशली और कल्चरली इतने एडवांस नहीं है, इनके इतने डेवलप नहीं है इकोनॉमिकली कि उनको क्या करना पड़ता है, उनको पैसा बोरो करना पड़ता है। वो किससे बोरो करते हैं, क्योंकि स्मॉल फार्मर्स आपको पता है पैसा बोरो करते हैं अपनी इनपुट्स के लिए, चीजें खरीदने के लिए। स्मॉल फार्मर्स बाय इनपुट्स फॉर टेकिंग, small farmer buy inputs by taking debts, from money lenders, अब क्या था, जो छोटे मोटे किसान हैं उन्होंने जब इनपुट्स खरीदनी है, लाइक आपने पेस्टिसाइड खरीदने हैं, फर्टिलाइजर खरीदने हैं, कोई एग्रीकल्चर के इनपुट्स खरीदनी है ना, कोई ट्रैक्टर खरीदना है, तो वो क्या करते हैं, ये चीजें कैसे खरीदते हैं, बाय टेकिंग डेट्स, कर्जा लेकर। कर्जा किससे लेते हैं, मनी लेंडर से। और मनी लेंडर्स की प्रॉब्लम क्या है, दे चार्ज वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो इतना ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, ब्याज लेते हैं कि वो चाहते हुए भी किसान उनकी जितना खर्चा होता है अपने खर्चे को पूरा नहीं कर पाते।
जो इनकम उनको एक्स्ट्रा होती है उससे ज़्यादा उनको क्या करना पड़ता है, दे हैव टू पे द इंटरेस्ट, उनको ब्याज देनी पड़ती है। इसीलिए ये किसान हमेशा क्या है, गरीब ही रह जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है, ये कुछ थे कॉजेज। अब जो मेरा लास्ट पॉइंट है वो मैं डिस्कस करूंगा एंटी पॉवर्टी पॉलिसीज के बारे में, कि कैसे गरीबी को खत्म करने के लिए स्टेप उठाए गए, क्या क्या किया गया, कि क्या क्या एंटी पॉवर्टी पॉलिसीज बनाई गई। एंटी पॉवर्टी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स, जैसे कि मैंने आपको बताया मेंट ऑफ पॉवर्टी, मैंने आपको गरीबी का मतलब बताया। कॉजेज में मैंने आपको बहुत से कॉजेज बताए, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड रिसोर्सेज आ गया, या ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया, या ड्यू टू द एक्सप्लॉइटेशन बाय द ब्रिटिश पीपल, अंग्रेजों ने जो हमारा शोषण किया। और अब हम डिस्कस करेंगे एंटी पॉवर्टी पॉलिसीज के बारे में। तो इस एंटी पॉवर्टी पॉलिसीज को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहता हूँ। इसको 2 पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो कि क्या क्या एंटी पॉवर्टी पॉलिसीज, गरीबी को खत्म करने के लिए कौन कौन सी पॉलिसीज चलाई गई। फर्स्ट जो पॉलिसी चलाई गई वो चलाई गई प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, और सेकंड में आप कह सकते हो एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। तो प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ को पहले मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि जब हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, नेचुरली है, व्हेन देयर विल बी प्रमोशन इन द इकोनॉमिक ग्रोथ, then there will be the eradication of poverty. You can also say that there is a strong link between promotion of economic growth and eradication of poverty. इन दोनों में क्या है, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग लिंक है, स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। जब हमारी इकोनॉमी ग्रो करने लगेगी डे बाय डे, देन देयर विल बी इरेडिकेशन इन पॉवर्टी नेचुरली। कि ये तो पता ही है, जब आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, आपकी इकोनॉमी में इनकम बढ़ने लग गई है, इसका मतलब कि पॉवर्टी का क्या हो रहा है, इरेडिकेशन हो रहा है। तो पॉवर्टी क्या है, कम हो रही है। तो अब मैं डिस्कस करना चाहूंगा एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। ये एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम क्या से, द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड नंबर ऑफ प्रोग्राम्स to eradicate the poverty which are known as the anti poverty programs। कि गवर्नमेंट ने गरीबी को खत्म करने के लिए बहुत से प्रोग्राम चलाए। तो सबसे पहले उसमें मैं डिस्कस करना चाहूंगा आप लोगों से नरेगा स्कीम के बारे में। नरेगा क्या था, एन मींस नेशनल, आर मींस रूरल, ई मींस एम्प्लॉयमेंट, जी मींस गारंटी, ए मींस एक्ट। ये क्या था, नेशनल, रूरल, एम्प्लॉयमेंट, गारंटी एक्ट। तो एक नेशनल लेवल पे रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट स्टार्ट किया गया सितंबर 2005 में। इन सितंबर 2005 में गरीबी को खत्म करने के लिए प्रोग्राम शुरू किया गया, ठीक है। उसका नाम दिया गया नरेगा का। इसमें क्या था कि उनको श्योरिटी दे दी गई कि यू हैव टू गेट वर्क मिनिमम 100 डेज, कि आपको कम से कम 100 दिन जो काम मिलेगा, मिनिमम 100 डेज एम्प्लॉयमेंट। जैसे 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, उसमें से मिनिमम 100 दिन हर रूरल पर्सन को काम मिलेगा। अगर नहीं मिलता तो उसकी भरपाई करना किसकी जिम्मेवारी है, गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। ये जो प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, अर्लियर इट वाज स्टार्टेड इन जस्ट 200 डिस्ट्रिक्ट्स। पहले ये 200 डिस्ट्रिक्ट्स में स्टार्ट किया गया था, कि 200 डिस्ट्रिक्ट इसमें इंक्लूड की गई। और उसके बाद इसमें कितनी डिस्ट्रिक्ट्स को इंक्लूड कर दिया गया, 600 डिस्ट्रिक्ट्स को इंक्लूड कर दिया गया। कि ये भी एक बड़ा अच्छा, आप कह सकते हैं, इट वाज अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने गरीबी को खत्म करने के लिए ये बड़ा एक अच्छा स्टेप उठाया, बड़ा अच्छा प्रोग्राम चलाया। इसके लिए क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट बोथ आर डोनेटिंग फंड, दोनों ही फंड डोनेट करती हैं। अगर मैं बात करूं सेंट्रल गवर्नमेंट की,
तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो फंड दे रही है वो किस नाम से दे रही है? नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड के नाम से दे रही है। और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो किस नाम से दे रही है? स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड। डिफरेंस क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड के नाम से दे रही है जो फंड है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किसके नाम से दे रही है? स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड के नाम से। बोथ आर डोनेटिंग फंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्कीम। तो ये भी एक बड़ी अच्छी स्कीम थी जो गवर्नमेंट की तरफ से चलाई गई। और इस तरह की और भी कई स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट ने चलाई गरीबी को इरेडिकेट करने के लिए, जिनको एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स का नाम दिया गया, एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। तो इसमें मैं एक आपसे और डिस्कस करना चाहता हूं स्कीम के बारे में, वो है पीएम किसान योजना। पीएम किसान योजना was a very good initiative by the central government. It was announced by Mr. Piyush Goyal, who is the deputy leader of Rajya Sabha. तो उन्होंने ये कब अनाउंस किया, कब इसको स्टार्ट किया? फरवरी 1, 2019। अब ये स्कीम है क्या? इस स्कीम के तहत क्या है? मिनिमम सपोर्ट ऑफ 6,000 rupees per year to small farmers। इसमें क्या है कि 6,000 रुपया जो है वो हर किसान को मिलता है जो छोटे किसान हैं, एंड इट इज सेंड इन द अकाउंट ऑफ ईच फार्मर आफ्टर एवरी 4 मंथ। 4 महीनों में क्या है कि तीसरी बार जो है, 4 महीनों में 3 बार ये पैसे उनके अकाउंट में आएंगे, और 2-2 हजार की किस्त आती है। तो 6,000 रुपया मिनिमम सपोर्ट एक आती है फार्मर के किसान में। ये किस लिए है? टू बाय द इनपुट्स फॉर द फार्मिंग, कि किसान खेती करने के लिए इनपुट्स को खरीद सकें। तो ये भी एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था, पीएम किसान योजना। बड़ी ये चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से है ये। तो इसके अलावा जो एक और प्रोग्राम चलाया गया गवर्नमेंट की तरफ से, उसका नाम है NFWP। NFWP का मतलब नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। नेशनल फूड फॉर वर्क नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। ये भी एक बड़ी अच्छी एक पॉलिसी बनाई गई थी। ये स्टार्ट कब करेगी? इन 2004 में इसको शुरू किया गया। ठीक है, तो सब इसमें इंक्लूड किसको किया गया? इसमें इंक्लूड किया गया 150 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स। सबसे ज्यादा जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं 150, उनको इसमें ऐड किया गया। और इस योजना का फायदा क्या था, क्या बेनिफिट इसमें दिया गया? फूड ग्रेन्स आर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, उनको फूड ग्रेन अनाज दिए जाते थे फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसे के। तो ये भी एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, एंटी पॉवर्टी, कि किस तरह से गरीबी को खत्म किया जाए। तो नेक्स्ट जो मैं पॉलिसी के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं वो है PMRY। PMRY ये जो पॉलिसी थी, ठीक है, ये भी एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था। और इसकी अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, ये एक बड़ी अच्छी पॉलिसी शुरू की गई। इसका वैसे नाम से क्लियर हो रहा है, रोजगार योजना, कि एक लोगों को रोजगार देने के लिए ये शुरू किया गया इन 1993। और इसका बेनिफिट किसको दिया जा रहा था? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट यूथ, जो पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान थे,
जो पढ़ लिख जाते हैं, पढ़ने के बाद उनको कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती, तो उनके लिए ये पॉलिसी शुरू की गई, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। इसके तहत पढ़े लिखे बेरोजगार लोगों को क्या था, रोजगार दिया जाता था। इसके अलावा और भी गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई हैं, जो पढ़े लिखे रोजगार बेरोजगार हैं उनको काम ना मिलने पर उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, जिसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी बोल सकते हो, बेरोजगारी भत्ता। इस तरह से और भी बड़ी सारी पॉलिसीज हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से स्टार्ट की गई हैं। तो अब मैं लास्ट पे डिस्कस करने जा रहा हूं कि देखो इतनी पॉलिसीज बनने के बाद भी गरीबी पूरी तरह से इरेडिकेट तो नहीं हुई ना, पूरी तरह से खत्म तो नहीं हुई ना, तो क्यों हम इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए? तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेजर रीजंस फॉर लेस इफेक्टिवनेस ऑफ दीज पॉलिसीज। मेजर रीजन फॉर लेस इफेक्टिवनेस, कि ये पॉलिसीज क्यों इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। गवर्नमेंट ने तो बहुत फंडे बनाए, बहुत सी पॉलिसीज अपनाई, तो गरीबी दूर क्यों नहीं हुई? तो उसका रीजन फिर वही है, लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, कि ये पॉलिसीज बनाई तो गई लेकिन इनको अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया गया। अगर आप किसी चीज को इंप्लीमेंट ही नहीं करोगे, उसका हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? अगर डॉक्टर से मेडिसिन ली है, उस मेडिसिन को लेंगे नहीं तो हम रिकवर कैसे करेंगे? तो वैसे ही है, गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज अपनाई उनको इंप्लीमेंट नहीं किया गया, उनको लागू नहीं किया गया, और जब तक किसी चीज को लागू नहीं किया जाएगा तो गरीबी खत्म भी नहीं हो पाएगी। तो ये एक रीजन रहा इन पॉलिसीज के इफेक्टिवनेस, कि ये लेस इफेक्टिवनेस थी, इतनी ज्यादा ये असरदार नहीं रही। तो अब लास्ट पे जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि गरीबी जो हमारे सामने एक बड़ा पेचीदा सवाल बना हुआ है, इसको खत्म करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या चैलेंज है हमारे सामने, द चैलेंज अहेड। तो इसमें मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि जो पॉवर्टी है, पॉवर्टी रिडक्शन कैन डू प्रोग्रेस, पॉवर्टी रिडक्शन बेटर प्रोग्रेस कर सकती है, पॉवर्टी रिडक्शन कैन डू बेटर प्रोग्रेस ड्यू टू, कि किस तरह से पॉवर्टी की रिडक्शन आप कर सकते हो, गरीबी की रिडक्शन कर सकते हो, आपके पास चैलेंज क्या है, किस तरह से इनको आप खत्म कर सकते हो। इसमें फर्स्ट पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहता हूं, हायर इकोनॉमिक ग्रोथ। आई हैव टोल्ड यू अर्लियर देयर इज अ स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन हायर इकोनॉमिक ग्रोथ and the eradication of poverty. If there will be growth in the economy, poverty will automatically be reduced from our country, from our state. अगर इकोनॉमी ग्रो करेगी, इकोनॉमी को ऐसे रिसोर्सेज, ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, तो नेचुरली है गरीबी भी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। और सेकंड जो प्रॉब्लम हमको आ रही है वो है पॉपुलेशन की। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, कि जो बढ़ती हुई जनसंख्या है वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम है। देखो एक घर में 5 फैमिली मेंबर्स हैं तो 5 लोगों की नीड्स को पूरा करना पड़ेगा। एक परिवार में 8 मेंबर हैं तो 8 फैमिली मेंबर की नीड्स को पूरा करना पड़ेगा। तो बढ़ती हुई पॉपुलेशन भी क्या है, इट शुड बी डिक्लाइन, इसको क्या है, रोकना पड़ेगा आपको। और जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द ग्रोथ ऑफ अवर इकोनॉमी, फॉर द वेलफेयर ऑफ अवर इकोनॉमी। ये क्या है, इसमें मैं डिस्कस करना चाहूंगा एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में, यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन, यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन, ये शुरू की गई है 6 to 14 ईयर के बच्चों के लिए। यूनिवर्सल का मतलब क्या है, पूरे संसार के लिए। फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन की जो प्राथमिक शिक्षा है, 6 से 14 साल के बच्चों को ये शिक्षा प्रोवाइड करवाई जाए। इसका बेनिफिट क्या मिलेगा, इसका गरीबी से क्या लेना देना है, इससे गरीबी कैसे कम होगी। देखो अगर बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, हर बच्चा मिनिमम एजुकेशन गेन करेगा, देन ही और शी will do grow, and if he or she will do grow, naturally our state and our country will also grow. अगर वो बंदा ग्रो कर रहा है, उसकी पर कैपिटल इनकम बढ़ रही है, इसका मतलब हमारी कंट्री की इनकम भी बढ़ रही है, हमारी कंट्री की इनकम का वो पार्ट है। इसलिए हर बच्चे को फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन देना ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। और नेक्स्ट पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन, की इंक्रीजिंग
empowerment of the women. Women should be given power comparison to the male society, कि मेल सोसाइटी के कंपैरिजन में उनको भी वो पास मिलनी चाहिए. Why? If women will get pass, they will get the facility to get education freely without any restrictions. अगर औरतों को पढ़ने लिखने की इजाजत मिल जाए बिना पाबंदियों के, if they will be educated, they will also earn money like the male society. They will like the helping hand for the male society. They will like the supporting hand for the male society. तो वो हमारे जो पुरुष प्रधान समाज जो है उसकी पूरी क्या है, उसके कंधे के साथ कंधा मिलाकर चल पाएंगी. लेकिन उसके लिए क्या है, हमको घर की फोर वॉल्स, जिसको कहते हैं घर की चार दीवारी, उसमें से बाहर लाना पड़ेगा. उसको वो अपॉर्चुनिटीज देनी पड़ेंगी और वो भी उन्हीं इंडस्ट्रीज में काम कर सकती हैं जहां मेल सोसाइटी कर रही है. बट रीजन क्या है, उनको रिस्ट्रिक्शन उनकी जो खत्म करनी पड़ेंगी और उनको वो एजुकेशन देना पड़ेगा जो मेल सोसाइटी को दिलवाया जाता है. और लास्ट जो मेरा पॉइंट है मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ EWS. ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन. अब ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन क्या है, गवर्नमेंट ने एक सर्वे किया, उस सर्वे के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने पॉवर्टी लाइन का सर्वे बताया था वैसे एक सर्वे किया गया है. The people who are having income less than this ratio, who are having less than income, who are having less than the property size, जिनके पास जमीन कम है, जिनके पास इनकम कम है, they are included in the economically weaker section. और इनको बेनिफिट क्या दिया जा रहा है, they are getting 10% reservation in the job opportunities, in the employment opportunities. इनको कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटीज में 10% इनका क्या रिजर्वेशन कर दिया गया है. इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है वो अच्छी एजुकेशन गेन कर पाएगा या वो अच्छे स्कूल कॉलेज में शिक्षा ले पाएगा. और जब उसको ये फैसिलिटीज मिलेंगी, दे विल आल्सो गेट गुड जॉब, दे विल आल्सो टेक हैंडसम सैलरी. तो हमारे देश में जो वीकर सेक्शन है, जो पछड़ा हुआ लोग हैं, जिनके कारण देश में गरीबी का सवाल, गरीबी का मुद्दा आ रहा है, तो वो गरीबी अपने आप क्या हो जाएगी, इरेडिकेट हो जाएगी. तो ये मेरा चैप्टर खत्म है. लास्ट पे मैं इस चैप्टर में आपको एक छोटा सा 2 मिनट और कंक्लूजन बताना चाहता हूँ कि इस चैप्टर का कंक्लूजन अगर मैं निकालना चाहूँ, पॉवर्टी इज डिक्लाइनिंग डे बाय डे बट इट हैज नॉट बीन इरेडिकेटेड प्रॉपर्ली. नंबर ऑफ स्टेप्स हैव टू बी टेकन येट टू रिमूव द पॉवर्टी, टू इरेडिकेट द पॉवर्टी. अब हमारे देश में गरीबी कम हो रही है, नो डाउट, लेकिन गरीबी को पूरी तरह से खत्म नहीं किया गया. इसको खत्म करने के लिए अभी और स्टेप उठाने पड़ेंगे, स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और हम लोगों को भी क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू डू ग्रेट एफर्ट्स टू रिमूव द पॉवर्टी. और इसीलिए पॉवर्टी एक चैलेंज बना हुआ है हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारी गवर्नमेंट्स के लिए, हाउ वी कैन रिमूव द पॉवर्टी. तो पॉवर्टी का सिनेरियो जो था वो ठीक है, कम हो रही है गरीबी, ये हम काफी सक्सेसफुल हो चुके हैं, लेकिन yet we have to do great efforts to remove the poverty. Now we will meet in our next lecture, and if you really like my lecture, please subscribe our channel.